ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है वो है हमारा हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन की क्या डेफिनेशन है और वो क्या कह रहा है। हार्मोनिक मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच, या डिनोट हम उसको करते हैं कैपिटल एच के साथ, and of a set of n values x1 to xn is defined as, यानी अगर आपके पास n set of values है that is x1 to xn, तो उस सूरत में आपका हार्मोनिक मीन किस तरह से डिफाइंड होगा, एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। क्या है ये? अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? उलट, ठीक है। सो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। तो अगर मैं यहाँ से देखूं अर्थमेटिक मीन की, अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो अनग्रुप डेटा की, तो वो क्या है? समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो रेसिप्रोकल अर्थमेटिक मीन का होने का क्या मतलब है कि ये रेसिप्रोकेट हो गया है, उलट हो गया है, यानी आपकी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया है। सो यहाँ तक तो डेफिनेशन आपकी समझ आ गई। तो वो क्या कह रहा है? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो जब उसने कहा तो मैंने ये टर्म बना दी, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, यानी ये जो अर्थमेटिक मीन निकला है ये एक्स वैल्यूज का नहीं निकला, बल्कि ये अर्थमेटिक मीन जो है ये रेसिप्रोकल वैल्यूज का जो है वो निकला है। सो अगर रेसिप्रोकल वैल्यूज का निकला है, इट मींस कि जो अर्थमेटिक मीन है ये रेसिप्रोकल वैल्यूज का कैसे निकलेगा कि मैं रेसिप्रोकल वैल्यूज को सम करूंगी और फिर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर दूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जब कि समीशन एक्स ओवर है, इट मींस कि वो एक्स का मीन है। जब मैं समीशन वन ओवर एक्स ओवर एन करूंगी तो इट मींस कि मैंने रेसिप्रोकल वैल्यूज का जो है वो अर्थमेटिक मीन निकाला है। सो ये रेसिप्रोकल वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन हो गया, और हमने रेसिप्रोकल वैल्यूज के अर्थमेटिक मीन को दोबारा से रेसिप्रोकेट करना है। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? n डिवाइडेड बाय समीशन वन ओवर एक्स, ठीक है। ये अब फॉर्मूला किसका हो गया? ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। क्या है ये? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। आपको नजर आ रहा है कि ये रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का, बट इट्स अ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। सो अगर हम इसको पूरी डेफिनेशन करें, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने रेसिप्रोकल का वर्ड यूज किया हुआ है, और फिर उसके बाद हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और आपका जो जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हार्मोनिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा सेट। क्या है आपके पास? ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है और नीचे रेसिप्रोकल वैल्यूज का सम है। अब यहाँ पर आपकी कोई भी जो डेटा सेट की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे ज्योमेट्रिक मीन में मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होगी। अगर आपकी डेटा सेट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? बिकॉज आपका, क्योंकि वो आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट था तमाम वैल्यूज के प्रोडक्ट का। सो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट, या nth रूट जो होता है या स्क्वायर रूट या जो भी आपकी वैल्यू वो नहीं फाइंड आउट हो सकती। इसी तरीके से यहाँ पर हार्मोनिक मीन के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर कोई भी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी तो वन ओवर जीरो, यू नो दैट, या आपकी वो इनफाइनाइट टर्म बन जाती है। सो यहाँ पे किसी भी वैल्यू को जीरो नहीं अगर होनी चाहिए, अगर जीरो होगी तो यू कैन कांट फाइंड योर हार्मोनिक मीन। सो जो हार्मोनिक मीन है दैट इज बेसिकली एन एप्रोप्रिएट एवरेज, जहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ रेशोज या रेट्स ऑफ चेंज आ जाते हैं आप लोगों के। सो हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों चीजें जो आपकी हैं, जहाँ पे परसेंटेजेस, रेशोज, रेट्स, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उस सूरत में हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सूटेबल एवरेज होता है। इस सूरत में उसने क्या किया है, आपको एग्जांपल दी है, अ कार इज रनिंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 किलोमीटर। पहले 30 किलोमीटर में उसकी जो स्पीड रही है या जो उसका रेट रहा है रनिंग का, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। और फिर नेक्स्ट जो सेकंड 30 किलोमीटर थे उसके अंदर 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड जो 30 किलोमीटर था उसका, उसके अंदर जो उसकी स्पीड रही है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हम वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड या एवरेज रनिंग रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हार्मोनिक मीन जो है वो सूटेबल एवरेज है। जब भी आपके क्वेश्चन में कोई एवरेज स्पीड का फाइंड करने के लिए आ
जाए कि एवरेज स्पीड कितनी है कार की, और वो डिफरेंट आपको जो है वो रीजन्स के उसकी स्पीड दे देगी, फर्स्ट किलोमीटर में इतनी है और सेकंड किलोमीटर में इतनी है, तो उस सूरत में आपका हार्मोनिक मीन जो होता है वो सूटेबल एवरेज होता है, सूरत में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल एवरेज नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई होगा। उसने यहाँ पे आपको x की 3 वैल्यूज दे दी हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर तो यहाँ पे देखिए दिस इज द फिक्स्ड वन ना, वो तो उसने आपको डिस्टेंस बताया है। जो रेट है जो चेंज हो रहा है वो टाइम है, विच इज 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम जो है वो वेरी कर रहा है डेफिनेटली। अगर 15 किलोमीटर 1 आवर में वो कवर कर रहा है तो 30 किलोमीटर डेफिनेटली वो 2 आवर्स में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम है वो वेरी कर रहा है, और वो क्या है 15 है आपके पास, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। उसके बाद आपके पास जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और उसके बाद फिर 25 किलोमीटर पर आवर की। तो आप कॉलम्स बनाकर काम करें, और हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली इनका रेसिप्रोकल्स का सम चाहिए। इट मींस कि 1/x आप तमाम वैल्यूज को 1 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, सो यू गेट इन आंसर इन अ डेसिमल 1। और डेसिमल को कोशिश करें कि आप टू 4 और 5 डेसिमल प्लेस तक आप जरूर लें, जैसे हमने लॉग को जो है वो अप टू 4 और 5 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ किया था। सो 1/x की वैल्यू आपने रेसिप्रोकल की यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, एंड देन यू फाइंड द सम ऑफ दैट रेसिप्रोकल्स। यहाँ से समीशन 1/x आ जाएगा आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो कि 3 है उसको समीशन 1/x जो रेसिप्रोकल्स का सम है उसके ऊपर आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 3 है आपके पास, और जो रेसिप्रोकल्स का सम है वो आपके पास ये आया है 0.15667। सो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई है वो हमारे पास आई है 19.15 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो तमाम 30 जो हमारे पास 30 के लूप थे, जो एक आपके पास था फर्स्ट 30 किलोमीटर, फिर सेकंड और फिर थर्ड 30 किलोमीटर था। तो तीनों 30 किलोमीटर को अगर मैं कंबाइन करके उनकी एक एवरेज स्पीड निकालूं कि तीनों जो उसकी जर्नीज थी उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है, तो तीनों जर्नीज में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो रही है 19.15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला नेक्स्ट आ जाता है ये अनग्रुप्ड का फॉर्मूला है, जो कि है आपका n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x का। ठीक है, और जब आपके पास ग्रुप डेटा आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि जो n है वो आपका समीशन f को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ग्रुप डेटा में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर आपके पास ग्रुप डेटा में n की बजाय आपके पास आ जाएगा जी समीशन f, बिकॉज समीशन f आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देता है। और नीचे जो है आपके पास आपने रेसिप्रोकल जो आपके मिड पॉइंट्स हैं उनका आपने रेसिप्रोकल जो है वो जनरेट कर दिया। अब मिड पॉइंट्स के रेसिप्रोकल्स को आपने सम नहीं करना अनलेस के आप उन रेसिप्रोकल्स को फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देते। जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला बनेगा वो होगा समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू 1/x। ठीक है, जिस तरीके से हमने ज्योमेट्रिक मीन में देखा कि वैसे समीशन लॉग ऑफ एक्स था, लेकिन जब ग्रुप डेटा में आ गए तो समीशन एफ इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये आपके पास जो है वो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला आ गया। एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट्स। आपके पास ये वेट्स है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, और हमने यहाँ से हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब वेट्स जो है दीज आर द वेट्स, एंड डेफिनेटली हमें मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे फॉर द एक्स वैल्यूज। तो हमने मिड पॉइंट्स निकाले और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी, हमने उनका रेसिप्रोकल्स जनरेट किए। आप चाहें तो आप यहाँ पे एक कॉलम मजीद जनरेट कर सकते हैं जो कि है 1/x का। आपने तमाम वैल्यूज को 1/x के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद इस 1/x के कॉलम को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि आप कैलकुलेटर में 1/x निकालें और फिर डायरेक्टली उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके आप f इंटू 1/x का कॉलम जो है वो जनरेट कर लें। ठीक है, और हमें जो सम चाहिए वो बेसिकली समीशन f इंटू 1/x वाला कॉलम का सम चाहिए, विच इज 0.53044। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास जिस समीशन f वो है हमारे पास 60। तो अक्सर अनग्रुप्ड के फॉर्मूले में n लिखा हुआ होता है, सो इट मींस समीशन f। आपके पास जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है वो है 113.11 ग्राम्स। ठीक है, जो हमारा वेट निकला यहाँ से एवरेज।
इसी तरीके से यहाँ पे देखें एग्जाम्पल 3.10 है, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डेथ रेट्स। सो यहाँ पर आपके पास एनुअल डेथ रेट्स दिए हुए हैं और एक्स मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, और यहाँ पे आपने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट्स के ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको लॉग ऑफ एक्स निकालना है एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, कॉलम के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ। ये समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम आ गया, इसको आपने सम कर लिया, साथ ही आपने कॉलम 1/x का बना लिया जो कि इन मिड पॉइंट्स का रेसिप्रोकल है, और फिर उसके बाद इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करके f into 1/x का कॉलम जनरेट कर लिया। सो दिस इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इनटू द 1/x, ये सम आ गया। तो ये देखिए आपके पास ज्योमेट्रिक मीन 8.66 और हार्मोनिक मीन 8.38 जो है वो जनरेट हो गया। जी, इज इट क्लियर? जी बेटे। यस मैम। ओके, सो अब मुझे बताएं, कल मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस सेंड की थी, आप में से किसने देखा? जरा हैंड रेज करें। स्टूडेंट वैसे ही बहुत कम है, 14 स्टूडेंट्स हैं, और कहाँ चले गए? हाँ जी, किसने वीडियोस देखी थी कल जो मैंने सेंड की थी? यस मैम, देखी थी। ओके, और बाकियों ने? हैंड रेज का ऑप्शन है तो हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। जस्ट वन। वीडियोस देख लेते तो जरा थोड़ा सा आसानी हो जाती है आप लोगों को। मैंने कल आप लोगों को इसीलिए सेंड की थी, उसको अभी भी अगर आज मैं लेक्चर डिलीवर कर भी दूं तब भी उसके बाद भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस वीडियोस को आपने देख लेना है। ये मेरी अपनी ही वीडियोस हैं, कहीं और से आपको नहीं भेज रही, ये मेरी अपनी ही बनी हुई वीडियोस हैं, सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पर इस वक्त देख चुके हैं, हमने अरिथमेटिक मीन देख लिया है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, हमने 3 मैयर्स जो है वो देख लिए हैं। अब चौथा मैयर जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का आ रहा है वो हमारा आ रहा है मीडियन। और जो मीडियन होता है ना, दैट इज बेसिकली, मीडियन क्या है? द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू if the number of values is odd and the mean of the two middle values if the number of values is even। यानी आपका जो मीडियन है, जब आपके डेटा सेट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ हो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, सो इज डिफाइंड एज अ मिडल वैल्यू। यानी मीडियन जो होता है वो बेसिकली आपके डेटा सेट की मिडल वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो ऑड है, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल ऑड है तो वो आपकी मिडल वैल्यू है। एंड द मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन, डेफिनेटली अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इवन है तो लेट सपोज 10 है, तो आपका सेंटर कैसे बनेगा? आपका सेंटर आपने अगर निकालना हो, आपने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया तो 5 आपकी जो है वो लेफ्ट साइड पे चलेगी, 5 आपकी राइट साइड पे बनेगी, तो सेंटर में आपकी वैल्यू जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बल्कि वो आप कैसे निकालेंगे? आप अपनी 5th और 6th वैल्यू का मिडल फाइंड आउट करेंगे, 5th और 6th वैल्यू का मिडल फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास मीडियन निकल आएगा। सो मीडियन इज बेसिकली द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मिडल वैल्यू जो है वो डेटा सेट की है, एंड मीडियन डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द 2 हाफ्स। और मीडियन वो वैल्यू होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में या 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर देती है। एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज स्मॉलर देन द मीडियन। क्योंकि मीडियन वो वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो मीडियन से जो नंबर ऑफ वैल्यूज ग्रेटर हैं वो, और जो मीडियन से नंबर ऑफ वैल्यूज लेस हैं, स्मॉलर हैं, वो दोनों जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि वो मिडल वैल्यू है आपकी मीडियन की। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। The median of the values 4, 5, 6, 8, 10, 11 and 12 is 8, ठीक है। So अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये आपके पास डेटा सेट है, ये आपके पास मीडियन वैल्यूज है, सॉरी ये वैल्यूज है,
ये। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं। इट मींस द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर ऑड, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई भी है। ठीक है, सो अगर मैं इसका मीडियन फाइंड आउट करूं तो मीडियन क्या होगा आपका, डेफिनेटली 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दिस इज योर मीडियन, बिकॉज ये वो नंबर है जिसके पीछे भी जो नंबर स्मॉलर देन मीडियन है वो भी 3 है, और जो नंबर ग्रेटर देन आपके पास मीन है वो भी आपके पास 3 है। सो आपका जो मिडल बन रहा है, जो डेटा का सेंटर बन रहा है, वो आपका 8 बन रहा है। इट मीन्स के 8 इज योर मीडियन। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो ये हैं 4 6 7 9 11 एंड 13, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो 6 है। ठीक है, और अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हैं तो, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज हुई हुई है, तो अगर मैं मिड निकालूं इस डेटा सेट का तो यहाँ कहीं निकलेगा। ये वो पॉइंट है जिसके पीछे भी आपके पास 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इसके आगे भी 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो अब मुझे बताएं कि इसका जो मिड है वो कैसे फाइंड आउट होगा। इट्स बेसिकली अ सेंटर ऑफ 7 एंड 9, ये 7 और 9 का मिड बनता है। तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं 7 और 9 को प्लस करूंगी और 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगी, सो व्हाट यू गेट 8। इट मींस कि इस डेटा सेट का जो मीडियन है वो 8 है। इस डेटा सेट का मीडियन भी 8 निकल रहा था, और इस डेटा सेट का मीडियन भी आपके पास जो है वो 8 है। तो वो क्या कह रहा है कि when the number of values is odd, the median is the middle value, and when the number of values is even, the median is the mean of the two middle values। ठीक है, जब number of values odd है, ठीक है, तो मीन मिडल वैल्यू, मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू है, और जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन जो है वो मीन है मिडल टू वैल्यूज का, जो बीच की दो वैल्यूज बनेगी उसका मीन है। हमने इन दोनों को प्लस किया और 2 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास मीडियन निकल आया। In both cases, the median is the value of n plus 1 by 2th item। जो दोनों केसेस के अंदर, चाहे आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, चाहे आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, जो मीडियन है बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है दैट इज n plus 1 by 2th item। ठीक है, फ्रॉम ईदर एंड इन द एरे। चाहे आप अपने एरे, इसमें एरे का बनाना जरूरी है। एरे क्या होता है, आपकी डेटा की अरेंजमेंट इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो दोनों साइडों से ईदर एंड, चाहे आप अपनी लेफ्ट साइड से काउंट कर लें, चाहे आप अपनी राइट साइड से काउंट कर लें। तो हमारा जो फॉर्मूला है मीडियन का दोनों केसेस के अंदर, इवन और ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज में, दैट इज n plus 1 by 2th आइटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास पहले पार्ट के अंदर, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था ना, मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था यहाँ पे, मैंने डायरेक्टली बताया क्योंकि मीडियन मिडिल वैल्यू होती है तो हमने मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो अब अगर मैं देखें 13.3.20 के ए पार्ट में, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n जो है वो आपके पास 7 है, एंड द फॉर्मूला फॉर द मीडियन इज 7 plus 1 by 2th आइटम। सो n plus 1 by 2th आइटम, तो यहाँ जो n है दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट विच इज 7। तो 7 plus 1 by 2th आइटम आपके पास क्या आ गया, इट्स अ 4th आइटम। ठीक है, फ्रॉम ईदर एंड। अब हम दोनों साइड से 4th आइटम काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर इधर से काउंट करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इट मींस के दोनों साइडों से आपको जो मीडियन लोकेट होकर आ रहा है दैट इज योर 4th वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इन द एरे। और जब डेटा अरेंज्ड हुआ वो, इसमें अरेंज डेटा जरूरी होना जरूरी है आपका। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इट्स अ 4th आइटम। सो हमने देखा कि दोनों एंड से हमारे पास मीडियन की वैल्यू जो 8 निकल रही है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका 20 में, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थी वो आपकी 6 थी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 plus 1 by 2th आइटम विच इज 3.5th आइटम। ठीक है, इट मीन्स के आपका 3.5 का क्या मतलब है, इट्स अ हाफ वे बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ आइटम। ये थर्ड और फोर्थ आइटम के दरमियान में हाफ वे आपने मूव करना है। तो इट मींस कि 3.5 का मतलब आपने एक वैल्यू जो लेनी है वो आपने लेनी है थर्ड, और दूसरी वैल्यू आपने क्या लेनी है फोर्थ। और चूंकि ये 3.5 आइटम है, इट्स अ मिडल वे, हाफ वे, मिडल वे बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो इस सूरत में भी आपके पास जो है वो कौन सी वैल्यू लोकेट होकर आ रही है मीडियन की, दिस इज योर 8। तो डू रिमेंबर दैट कि ये जो फॉर्मूला है आपका n plus 1 by 2th आइटम फॉर द मीडियन वन, ये आपको मीडियन कैलकुलेट करके नहीं देता, बल्कि ये आपको मीडियन की पोजीशन को लोकेट करके देता है। हमने देखा कि जब हमने n plus 1 by 2th आइटम किया तो मैंने उसके साथ
n+1/2th आइटम का वर्ड यूज किया हुआ है, यानी जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, जैसे 4th आइटम, 4 itself इट्स नॉट अ मीडियन, ठीक है। 4 जो है वो मीडियन नहीं है, बल्कि डेटा सेट में पड़ी हुई 4th वैल्यू या 4th आइटम, ये आपका जो है वो मीडियन है। और आपने अपने डेटा सेट को अरेंज लाजमी कर लेना है, यानी अगर आपका डेटा सेट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा, वैसे ही पड़ा हुआ है, और उसमें से आप फिर 4th वैल्यू उठाएंगे, तो वो कभी भी मीडियन जो है वो आपको लोकेट नहीं होगा। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है फॉर द अनग्रुप डेटा सेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है, दिस इज द मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा सेट, और ग्रुप डेटा सेट का जो मीडियन का फॉर्मूला है वो आपके पास है, दिस इज L+H/F n/2 - C। यहाँ पे मैं C का वर्ड ज्यादातर यूज करती हूँ, तो आप इसको C कर लें, विच इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो मैं क्यूमुलेटिव के वर्ड से इसको C जो है वो ज्यादातर जो है वो यूज होता है। सो L+H/F n/2 - C। जब आपका मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा सेट आपने फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि आपके पास अब डेफिनेटली क्लासेस आ गई हैं, आपके पास जो है वो अब फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई है। तो अब हमने किस तरीके से मीडियन को लोकेट करना है, उसके लिए डेफिनेटली आपको मैं फॉर्मूला जो बता रही हूँ L+H/F, इसको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कि आपको सबसे पहले क्या गिवन होगी, डेफिनेटली आपको क्लासेस गिवन होंगी, ठीक है, और क्लासेस के सामने आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई होगी। अब यहाँ पर जिस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन के अंदर या आपने मीन के अंदर मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, जो आपका मीडियन का फॉर्मूला है फॉर द ग्रुप डेटा सेट, उसमें हमें कोई इस तरह का काम नहीं करना, हमें मिड पॉइंट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि हमें यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज जो है वो रिक्वायर्ड है। और जो फॉर्मूला है दैट इज L+H/F n/2 - C का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रुप डेटा सेट, और ये आप लोगों को बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लासेस गिवन है, ये मेरे पास 5 से लेकर लेट सपोज 9 है, 10 से लेकर आपके पास जो है वो 14 तक है, ठीक है, और फिर उसके बाद 15 से लेकर आपकी 19 तक है लेट सपोज, और उसके सामने फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। तो सबसे पहला काम मैंने दो करने हैं। लेट सपोज हम इसके सामने कुछ फ्रीक्वेंसीज भी ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब क्लास बाउंड्रीज आप कैसे बनाएंगे कि आप लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे, सो व्हाट यू गेट 4.5 9.5, ठीक है, ऐसे बनेंगी। आपने इस तरीके से क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, तो मैं आप सारी नहीं बना रही, नो दैट कि आपने क्लास बाउंड्रीज कैसे बनानी है। तो ये भी आपकी 9.5 से लेकर 14.5। उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करना है। तो दो काम आपने अपने मीडियन को जब आपने फाइंड आउट करना है, तो दो काम आपने करने हैं। एक आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है और एक आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट करना है। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग कर चुके हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाली। यहाँ लेस देन टाइप या मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने नहीं बनानी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि वी जस्ट हैव टू क्यूमुलेट द फ्रीक्वेंसीज। अब क्यूमुलेट किस तरीके से होंगी कि जो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज आएगी, ठीक है। फिर जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जाके ऐड होगी और वो उसके सामने लिखी जाएगी, यानी 2 + 3 कितना आ गया आपके पास 5। फिर जो आपके पास जो टोटल यहाँ पर आएगा क्यूमुलेट होकर फ्रीक्वेंसी का, उसको आप नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐड करेंगे और उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। सो ये कितना आ गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आगे भी क्लासेस अगर मूव कर रही हैं तो आपने इसको क्यूमुलेट करते चले जाना है नेक्स्ट क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी में, और उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो लिखते चले जाना है। अब यहाँ पर आपका जो काम है, दो काम आपने शुरू में कर लिए, क्लास बाउंड्रीज बना ली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जनरेट कर लिया। दीज आर द मस्ट वन की आपने लाजमी करना है। उसके बाद आपका जो काम है वो बेसिकली आपको मीडियन क्लास को लोकेट करना है। अपनी जितनी भी क्लासेस गिवन है, जैसे ये आपकी क्लास है 5 to 9 या आपकी 10 to 14, 15 to 19, आपका काम क्या है, आपको मीडियन क्लास को लोकेट करना है कि वो कौन सी क्लास है। डेफिनेटली अभी मुझे नहीं पता, सबसे पहला काम मेरा ये है कि मेरा मीडियन ये देखना है कि क्या मेरा मीडियन इस रेंज में है 5 to 9 में, क्या मेरा मीडियन 10 to 14 वाली रेंज में है, मेरा मीडियन 15 to 19 वाली रेंज में है,
आखिर मेरा मीडियन इन तीनों क्लासेस में से किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है, किस रेंज में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटा में आपको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको ये n/2 वाली टर्म नजर आ रही है, इसी टर्म को हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये n/2 क्यों हुआ है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और 2 मैंने क्यों किया हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मीडियन पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, सो n क्या है यहाँ पर, जब आप ग्रुप डेटा में आ जाते हैं, मैंने बार बार ये बात बताई कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, विच इज द फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास है, दैट इज 6। ठीक है, सो यहाँ पर समीशन f जो आपके पास आ रहा है वो आपका 6 है, और वही समीशन f यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है n/2 में। n इज बेसिकली समीशन f। तो जब आप 6/2 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गई जी वैल्यू 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जाना है, क्योंकि मैंने एक अंदाजा लगाया है n/2 करके, मैंने अंदाजा लगाया कि अच्छा अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 6 है, और मुझे पता है कि मीडियन 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है, तो जो थर्ड वैल्यू है ना, थर्ड वैल्यू दैट इज माय मीडियन, जो थर्ड वैल्यू है मेरा मीडियन है, मैंने उस थर्ड वैल्यू को लोकेट करना है। ठीक है, मैंने उस थर्ड वैल्यू तक पहुंचना है कि मेरा वो डेटा सेट की थर्ड वैल्यू क्या है। अब अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूं तो इस क्लास में 2 वैल्यूज आके क्यूमुलेट हो रही हैं, और यहाँ पर आके 5 ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस ही है ना जो हर क्लास के अंदर पड़ी हुई हैं, 2 है, 3 है, 1 है, मैंने उन्हें क्यूमुलेट कर दिया है। यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशंस आके क्यूमुलेट हो रही हैं, इस रेंज तक पहुंचते पहुंचते 5 ऑब्जर्वेशन होके क्यूमुलेट हो गई, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 हो गई, और इस रेंज तक पहुंचते पहुंचते टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 6 हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड, ये किस रेंज में फॉल कर रही है, यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हुई है, तो जहां पर आके 5 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हुई हैं, इन्हीं 5 ऑब्जर्वेशन तक कहीं ना कहीं थर्ड ऑब्जर्वेशन भी पड़ी हुई है। इट मीन्स के जो आपका मीडियन है वो 10 से लेकर 14 तक की रेंज के दरमियान है कहीं ना कहीं। यू गेट दिस पॉइंट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन क्लास को लोकेट करना। आपने n/2 किया, ठीक है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, उसको 2 पे डिवाइड किया, जो आपके पास वैल्यू आ रही है उसको आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लोकेट करना है कि आखिर वो वैल्यू किस क्लास में आके क्यूमुलेट हो रही है। तो हमने देखा कि थर्ड वैल्यू यहाँ तो नहीं हो रही, यहाँ तो 2 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हुई है, जहां 5 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हुई है वहीं पे कहीं ना कहीं थर्ड ऑब्जर्वेशन आके क्यूमुलेट हुई है। आपने क्या करना है कि जिस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्यूमुलेट हो रही है उस पूरे को आपने अंडरलाइन कर देना है, और उसके सामने आपने लिख देना है कि ये मेरी क्या है, दिस इज माय मीडियन क्लास, ये मेरी मीडियन क्लास है, मेरा मीडियन इसी रेंज के अंदर, ये जो क्लास आपने डिटरमिन की हुई है इसी क्लास के अंदर मेरा कहीं ना कहीं मीडियन है। ठीक है, अब सारा काम जो होगा वो इस मीडियन क्लास के साथ होगा। ठीक है, अब ये L क्या है, दिस इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 9.5। लोअर क्लास बाउंड्री, जब मैं बाउंड्री बनाऊंगी तो ये क्या बनेगी, ये 9.5 है इसकी, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, सो आपके पास जो L है ये लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियन क्लास की जो आपने लोकेट किया है। H इज द हाइट ऑफ द क्लास, हमें पता है कि हमारा इंटरवल हाइट H कितना चल रहा है, आपका 5 चल रहा है तमाम क्लासेस का, तो H इज बेसिकली द हाइट ऑफ द क्लासेस जो आपकी चल रही है। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास जो आपने लोकेट किया है, जो अंडरलाइन की है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। n/2 आपने अभी फाइंड आउट किया जो कि आपके पास 3 आ गया, और C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, लेकिन ये मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि मीडियन क्लास जो आपने लोकेट की है उससे पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास जो है वो C है। ठीक है, सो आपने क्या क्या यहाँ पे देखा, सबसे पहले आपने अपनी मीडियन क्लास को लोकेट किया कि आखिर में पहले मुझे पता चले कि आखिर मेरा मीडियन किस रेंज में फॉल कर रहा है। अब मुझे उस मीडियन तक पहुंचना है, एग्जैक्टली पहुंचना है, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। मीडियन क्लास जब आपकी लोकेट हो जाएगी तो मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री इज योर L, H इज द हाइट ऑफ द क्लास,
F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी। n/2 आप फाइंड आउट कर चुके हैं, और C जो है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास की, पिछली क्लास की, आपकी जो मीडियन क्लास डिटरमिन हुई है उससे पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन, किस तरीके से हम इस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास वेट्स हैं, 120 स्टूडेंट्स का आपका डाटा है वेट्स का, जिसमें हम काम करते आ रहे हैं। ये आपने मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपका क्लास बाउंड्रीज का जनरेट करने का है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो आपने ये सारी क्लास बाउंड्रीज जो है वो जनरेट कर ली, और साथ क्यूमुलेटिव। ये देखिए किस तरह से जनरेट हुआ, 1 आया, 1 के अंदर 4 नेक्स्ट प्लस किया और यहाँ पर लिख दिया 5, 5 के अंदर 17 को प्लस किया है, यहाँ पर लिख दिया, 22 में 28 को प्लस कर दिया, यहाँ लिख दिया, और इस तरीके से आप इसको सम करते चले जाएंगे। एंड एट द एंड जो लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज हम उसी फ्रीक्वेंसी को सम करते आ रहे हैं ना। सो आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी था वो 120, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आर 120। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्यूमुलेट होकर आपकी जो लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है वो 120 बन रही है। अगर आपकी लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आ रही, इट मींस कि आपने ऊपर क्यूमुलेट करने में कोई प्रॉब्लम या कोई गड़बड़ की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस कॉलम को सी का नाम दे देते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरा सबसे पहला काम n/2 को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम आपने यही करना है, क्योंकि मुझे मीडियन क्लास लोकेट करनी है। अब अगर आप देखें तो n कितना है आपके पास, विच इज समीशन f 120। 120 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया। नाउ आई हैव टू लुक इन दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कि आखिर मेरी ये 60th ऑब्जर्वेशन, ये 60 है ना, 60 आ रहा है, 60th ऑब्जर्वेशन उसने कहा मेरा मीडियन है, ठीक है। 1/2 करने से मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो 60th ऑब्जर्वेशन है ना, दैट इज माय मीडियन। अब वो 60th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आके क्यूमुलेट हो रही है, यहाँ 1 ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेट हुई, यहाँ 5 हुई, यहाँ 22 हुई, यहाँ 50 हुई, यहाँ 75 जो है वो क्यूमुलेट हो गई। तो अब मुझे बताएं कि आपकी जो मीडियन, जो 60th आपका लोकेट होकर आया है कि 60th ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है, वो कहाँ क्यूमुलेट हो रहा है, जहां 50 हो रही है, जहां 75 हो रही है क्यूमुलेट होके। यस, जहां पर 75 ऑब्जर्वेशन आके क्यूमुलेट हो रही है, वहीं कहीं आपकी 60th ऑब्जर्वेशन भी क्यूमुलेट हुई है। अब आपने इस क्लास को अंडरलाइन कर लिया, ये सारा आप इसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, और उसके बाद इसके सामने आपने मेंशन कर देना है कि ये मेरी मीडियन क्लास है, ठीक है, दिस इज माय मीडियन क्लास। अब मेरा फॉर्म, अब मुझे वो 60th तो पता चल गया कि 60th ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली माय मीडियन। अब ग्रुप डेटा होता है, मैंने आपको बताया कि ग्रुप डेटा में हर ऑब्जर्वेशन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस कर देती है। अब आप देख रहे हैं कि इस रेंज में 25 ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही हैं, तो डेफिनेटली इस रेंज में ये 25 ऑब्जर्वेशन फॉल कर रही है, उन्हीं में से कोई एक वैल्यू जो है वो मेरा मीडियन है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली उस तक पहुंचना है, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है। सो एल लोअर क्लास बाउंड्री, ये आपका एल हो गया, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, दिस इज योर एल। एच इंटरवल कितने का चल रहा है, हम हर क्लास में से देख सकते हैं कि हमारा एच जो है वो हमारा 10 का चल रहा है। जो आपकी मीडियन क्लास लोकेट हुई है, दिस इज माय मीडियन क्लास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, दिस इज योर एफ, ठीक है। n/2 आप निकाल चुके हैं, विच इज 60, और जो मीडियन क्लास लोकेट हुई है उससे पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज योर सी। सो यू जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट, सबसे पहले आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पर आपके पास इसको सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें और एड अप कर दें। सो व्हेन यू एड अप इट, आपके पास जो मीडियन की वैल्यू आई है वो 153.5 पाउंड आई है। और अब हम देखते हैं कि क्या जो मेरी मीडियन क्लास लोकेट हुई थी, जो मेरी रेंज आई थी, जिस रेंज में मैंने कहा था कि मेरा मीडियन फॉल कर रहा है, कि क्या वाकई मीडियन की वैल्यू उस रेंज में से है। तो अगर आप देखें तो मेरा जो मीडियन क्लास डिटरमिन हुई थी, वो डिटरमिन हुई थी कि मेरा मीडियन 150 से लेकर 159 के रेंज में है, और मेरी जो मीडियन की वैल्यू लोकेट होकर आई है वो है 153.5, जो कि इसी रेंज में से है। सो डू रिमेंबर दैट कि अगर आपकी मीडियन की वैल्यू एट द एंड सॉल्व होने के बाद जो आपकी मीडियन क्लास डिटरमिन हुई है उस रेंज में से नहीं आ रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 170 आ जाती, 140 समथिंग आ जाती, तो और मेरी मीडियन क्लास जो लोकेट हुई थी वो 150 से 159 के दरमियान थी, तो इट मीन्स कि मैंने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। आपके मीडियन को उसी रेंज में आना चाहिए जो रेंज आपने मीडियन क्लास की लोकेट की है। जी बेटे, इज इट क्लियर? जी
एनी क्वेश्चन जो ना समझ आया हो आप लोगों को, कोई भी पॉइंट? यस, टाइम इज लेस देन 2 मिनट्स। तो मुझे अगर कोई पॉइंट है तो मुझे बता दे ताकि हम उसको फिर आगे कंटिन्यू करें। जी क्लियर? यस ओके। मैम। नेक्स्ट है आपका मीडियन फॉर द डिस्क्रीट डेटा सेट। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जब आपके पास जो ग्रुप डेटा, जब हम ग्रुपिंग करते हैं और आपका डेटा सेट डिस्क्रीट होता है तो उस सूरत में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप लोगों ने बनाया भी था, जिसमें आपके पास जो रैंडम वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। तो इसको हम बना तो देते हैं, लेकिन ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कहलाता है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को लॉस नहीं करती है। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास इस तरह का डेटा सेट आ जाता है जो कि आपका अनग्रुप्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें मीडियन किस तरीके से लोकेट होगा? ये आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और ये आपके पास नंबर ऑफ फैमिलीज है। ठीक है। ये 4 फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 है, 25 फैमिलीज है जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है। सो टाइम इज लेस देन 1 मिनट। मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, तो आप लोग इसको दोबारा जो है वो ज्वाइन करें क्लास को। बी क्विक।